मिल गया मिल गया मिल गया। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र का वार्षिक परीक्षा का पेपर मिल गया। ड्यूरेशन देखिए 2023-24 का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पेपर। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और आप सभी लोगों का जो है कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों का ड्यूरेशन पेपर चल भी रहा है इस समय, तो जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11 के विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। चरों की संख्या के आधार पर समंक कितने होते हैं? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समंक के बारे में बात किया है तो ये मुख्यतः दो जो होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीकरण की विधि क्या है? देखिए वर्गीकरण के बारे में अगर बात किया तो भौगोलिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, समयानुसार वर्गीकरण, तो ये सभी जो होगा ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। दंड चित्रों में प्रत्येक दंड के बीच की दूरी क्या होता है? तो डिस्टेंस से देखिए ये दूरी जो होता है वो समान होता है। कितना होता है? समान बना होता है ना, बराबर होता है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। त्वरणों के द्वारा आलोकी रूप से देखिए त्वरणों के द्वारा आलेखी रूप में, देखिए आलोकी यहाँ पर लिखा गया, आलेखी हो जाएगा ना, आलेखी रूप में ना, आलेखी रूप में निम्न की स्थिति जानी जा सकती है। बहुलक, माध्य, माध्यिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माध्यिका देखिए इस प्रश्न का जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, माध्यिका। थोड़े मुख्यतः देखिए माध्यिका की बात होती है। डिस्टेंस देखिए यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 11, 12 और 13 का समांतर माध्य क्या होगा? देखिए डिस्टेंस पदों का योग बटे में पदों की संख्या होता है ना। पदों का योग देखिए कितने पद है यहाँ पर? 3 है, 11 है, 12 है और 13 है। तो पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो पदों का योग देखिए 11 + 12 जब जोड़ेंगे यहाँ पर 11 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 23 हो जाएगा ना। दो में एक जोड़े 3 हो गया, एक एक दो 23 हो गया। 23 में जब 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 में 13 जब आप जोड़ेंगे डिस्टेंस तो ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36, ठीक है ना, 36 हो गया। और बटे में जब आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिवीजन जो होगा यहाँ पर 3 पदों का जो बटे में पदों की संख्या, तो यहाँ पर 3 पद हो गए आप लोगों के। तो यहाँ पर डिस्टेंस देखिए जब कैंसिल आउट किया जाएगा तो 3 से, तो 3 से काटेंगे इसको, 3 एक कम 3, 3 दूनी के 6, तो 12 बार में आएगा यहाँ पर आपका। तो ये डिस्टेंस आपका करेक्ट हो जाएगा 12, यानी 11, 12 और 13 का जो समांतर माध्य आएगा वो आएगा एग्जैक्ट आपका 12। मानव पूंजी निर्माण में के कितने स्रोत होते हैं? एडिशन देखिए मानव पूंजी निर्माण के देखिए रिसर्च अगर देखा जाए, पूंजी निर्माण में मुख्यतः रूप से देखा जाए तो देखिए शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कार्यस्थल प्रशिक्षण हो गया, प्रवसन हो गया और सूचना निवेश हो गया। तो ये सभी जो मुख्य रूप से होते हैं, जो ये क्या होते हैं? पूंजी, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत होते हैं, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आप लोग का। कृषि वित्त में सर्वोच्च संस्था कौन है? देखिए कृषि वित्त में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो है नाबार्ड देखा जाए तो एक विकास बैंक के रूप में है। यहाँ पर देखिए नाबार्ड कृषि जो प्राथमिक तौर पर जो होता है देश के देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। कृषि हो गया, ग्रामीण विकास हेतु जो होता है वित्तीय सहायता देने का जो काम करता है डिस्ट्रिक्ट बैंकिंग संस्थान जो है उसका नाम है नाबार्ड, ठीक है। इसका मुख्यालय देखा जाए तो देश की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई में इसका बनाया गया है ना। तो नाबार्ड का क्या मुख्यालय बनाया गया है? मुंबई। जो वित्तीय राजधानी भारत की है कौन? मुंबई। तो मुंबई में बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ भारत में लोगों की रोज आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बताइए डिस्टेंस क्या है? अनियमित रोजगार है, नियमित वेतन भोगी रोजगार हो गया, स्वरोजगार हो गया या फिर भाड़े के श्रमिक। तो बताइए डिस्टेंस बहुत ही सिंपल है। ये प्रश्न आप लोग का जीवन उपयोगी गैस का नाम बताइए डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप लोगों का। अवधि के अनुसार प्राणों को वर्गीकृत किया जाता है। प्राणों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिस्टेंस करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं फटाफट आगे हम लोग और देख लेते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति लघु के टाइप में है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो प्रश्न है आप लोगों का क्या है? सतत अथवा अखंडित चर से आप क्या समझते हैं? सतत अथवा अखंडित चर से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बात हो रही है यहाँ पर जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सतत चर अथवा अखंडित चर। देखिए यदि कोई चर जो के रूप में अगर बात किया जाए जो दो वास्तविक मानों के बीच के सभी वास्तविक मान जो ग्रहण कर सकता है तो उसे मुख्य रूप से हम लोग कहते हैं। और वह चर इन दोनों मानों के बीच क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत कहलाता है, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का? और असतत के रूप में देखा जाए तो यदि दो चरों के माध्यम के बीच में अगर वास्तविक मानों को नहीं ग्रहण कर सकता, कुछ ही मान ग्रहण कर सकता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असतत चर के रूप में बोलते हैं। तो एक तरीके से डिस्क्रीट वेरिएबल या तो डिसकंटिन्यूअस के तौर पर हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस ये मैथ में भी आप इसको लोग इसको जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखते हैं प्राथमिक आंकड़ों से क्या तात्पर्य। देखिए प्राथमिक आंकड़ों से क्या तात्पर्य है?
प्राथमिक आंकड़ों के बारे में बात किया तो रिलेशंस तो वे मौलिक आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त प्रगणक स्वयं एकत्र करते हैं ना, स्वयं उसको क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में देखिए रिलेशंस मुख्य रूप से जो होता है, देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक की बात होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में देखा जाए तो जिसे केंद्र या केंद्रीय स्थान के माप के रूप में भी जाना जाता है। केंद्रीय स्थान के माप को जो हम लोग बोलते हैं उसी को हम लोग कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। एक सारांश होता है डिस्टेंस, एक डेटा ऐसा होता है जो पूरे सेट को एक एकल मान के साथ वर्णन करने का प्रयास करता है, ठीक है ना, और केंद्र का जो होता है प्रतिनिधित्व करने का काम करता है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर जैविक कृषि का अति स्पष्ट कीजिए। देखिए जैविक कृषि के बारे में बात किया जाए तो जैविक खेती कृषि की वह विधि है जिसमें मृदा को स्वस्थ व जीवंत रखते हुए केवल जैव अवशिष्ट जैविक तथा जीवाणु खाद के प्रयोग से प्रकृति के साथ समन्वय रख टिकाऊ फसल उत्पादन किया जाता है। देखिए जैसे गोबर हो गया, राखी हो गया, तो गोबर हो गया, राखी हो गया, इन सभी यानी जैविक खादों का प्रयोग करना एक तरीके से ना, जिससे कि मृदा स्वस्थ बनी रहे, ठीक है, और जीविका उसकी जो है वो और व्यापक समय तक के लिए बनी रहे, बड़ी समय के लिए, दीर्घ दीर्घ के लिए बनी रहे। लेकिन आजकल क्या होता है डिस्टेंस, कीटनाशक का प्रयोग हो जाता है, दवाइयों का, खादों का, उच्च कोटि की खादों का। उससे क्या होता है डिस्टेंस कि वो जो मृदा को स्वस्थ करने के बजाय वो उसको दूषित कर देते हैं ना, प्रदूषित कर देते हैं और उसकी जीविका पर भी प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए देखिए और पैदावार में भी देखा जाए बहुत बड़ा विभिन्न, पहले देखिए जैविक खादों का जब प्रयोग होता है डिस्टेंस तो उसमें उत्पादकता और भी व्यापक पैमाने पर होता है, लेकिन सही मायनों में सही दृष्टिकोण से अगर उपयोग हो तब। श्रमिक किसे कहते हैं डिस्टेंस, श्रमिक को आप जानते हैं कि वह व्यक्ति जो शारीरिक श्रम करता है, श्रमिक, मजदूर या कामगार कहते हैं उसे हम लोग, ठीक है ना। श्रमिक देखा जाए तो मुख्य रूप से देखा जाए तो कृषि कार्यों में हो गया, निर्माण कार्य हो गए, कारखानों में मुख्य रूप से देखिए काम करने के रूप में देखते हैं हम लोग। श्रमिक के पास देने के लिए देखा जाए तो श्रम की मुख्य वस्तु होती है। श्रमिक के पास देखा जाए तो श्रम के अलावा और विशेष उसके पास कोई अपनी पूंजी नहीं होता है, ठीक है ना, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, श्रमिक के रूप में कहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी जो रहेगा आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न देखिए यहाँ पर जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में, तो देखिए यहाँ पर पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण से आप क्या समझते हैं, शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, धारणीय विकास से क्या तात्पर्य है, वर्गीकरण के विभिन्न प्रकारों को समझाना। यहाँ पर सहसंबंध किसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सहसंबंध किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को तैयार करिएगा। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगा तो डीजे से चैनल आपके साथ है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 प्रश्नों को देखिए करना देना है उत्तर। यहाँ पर आप लोग को बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करना है, सारणी के विभिन्न भागों को विस्तार से समझाइए, ग्रामीण साख के विभिन्न स्रोतों का विस्तृत वर्णन करना है, यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करना है। इनका उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर दिया गया निम्न दिए गए आंकड़ों से बारंबारता बहुभुज की रचना करना है। देखिए अंक दिया गया है और विद्यार्थी दिए गए हैं, तो इसके बेस पर जो है यहाँ पर इसका क्या करना है, बहुभुज तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से था ये आप लोगों का अर्थशास्त्र का कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए पेपर। दोस्तों से ये पेपर आप लोगों को कैसा लगा वार्षिक का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। खुद भी स्टडी कीजिए इस चैनल से और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए। इसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला।